हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। इन लास्ट लेक्चर हमने पीजीबीपी के रिवीजन में सेक्शन 36 तक कंप्लीट किया था। लास्ट रिवीजन में जो मेनली हमने पढ़ा था डेट इज सेक्शन 30, 31, 32 एज वेल एज 38 के साथ साथ हमने 36 कवर किया था। 36 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, इवन 32 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विथ 43(1) की भी हमने बात की थी, डेट इज एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट या डेप्रिसिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन 35 और उसके बाद वन बाय वन जो प्रोविजंस आते चलेंगे वो हमें पढ़ना है। क्या 35 में कोई अमेंडमेंट हुआ है? आंसर इज यस, अमेंडमेंट है। ऑलरेडी हमने नोट डाउन भी कर रखा था, वापस से मैं आपको रिकलेक्ट करवा देता हूँ। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड बातें की गई है। किससे रिलेटेड बातें की गई है? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम बातें करें तो दो टाइप से हम यहाँ पर बातें करते थे। वन इज अ इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, अनदर वन इज अ डोनेशन टू द आउटसाइडर। देखिए, यदि हम इन हाउस रिसर्च की बात करें, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ डोनेशन वन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दिया था आपके लिए। बट सबसे पहले यदि हम इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च यदि आप करवाते हैं, दैट इज इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। बट एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, योर रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस ओनली। वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब सर डिडक्शन किसका मिलेगा? तो डिडक्शन बेटा यहाँ पर जो आपको मिलता है, यहाँ पर जो आपको डिडक्शन मिलता है दैट वन इज ऑफ यस प्री कमेंसमेंट पीरियड एज वेल एज पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। और जो डिडक्शन है वो स्ट्रेट अवे कितना है आपका? 100%। ठीक है, जो डिडक्शन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100%। अब यदि मैं प्री कमेंसमेंट पीरियड की बात करूं तो सबसे पहले प्री कमेंसमेंट पीरियड मतलब होता क्या है? तो प्री कमेंसमेंट पीरियड मतलब क्या? 3 ईयर का पीरियड। कितने साल हमें कंसीडर करने? 3 ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कमेंसमेंट के पहले वाले 3 साल हम कंसीडर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्री कमेंसमेंट में कवर नहीं होगा। उस दौरान आपने जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं, बीइंग इन द नेचर ऑफ सैलरी टू द पर्सोनल, दैट इज अ रिसर्च स्टाफ को जो आपने सैलरी दी है अदर देन परक्विजिट, एंड मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, उन दोनों का आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा? 100%। बट सिर्फ किसका मिलेगा? सैलरी टू द रिसर्च स्टाफ एक्सेप्ट परक्विजिट एंड मटेरियल कॉस्ट, दैट टू सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। एट द सेम टाइम प्री कमेंसमेंट पीरियड मतलब वो जो 3 साल का पीरियड रहेगा, उसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलेगा 100% अदर देन लैंड। लैंड को छोड़ के बाकी सबका आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 100%। अब यदि मैं बात करूँ पोस्ट कमेंसमेंट, तो पोस्ट कमेंसमेंट में वॉट एवर एक्सपेंडिचर इंकर्ड, वॉट एवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड, जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया जाएगा उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस अलाउड एज 100% डिडक्शन। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिनारियो सेम रहेगा। सर सिनारियो सेम रहेगा कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज 100% एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है उन सबका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यदि आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी तो साइंटिफिक रिसर्च नोट्स में भी एक बार आ जाइए। नोट्स में भी आपको बताया हुआ था डिडक्शन के बारे में। क्लियर है ना? क्लियर है। अब यदि मैं नोट्स के रिगार्डिंग आपको बात करूँ तो नोट्स में फटाफट एक बार रीचेक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स भी हो रखे थे। जितना भी 150% वाले डिडक्शन है, गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे डिडक्शन को रिड्यूस करके कितना कर दिया? 100%। कितना डिडक्शन है? 100%। अब चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, आप स्पेसिफाइड हो या नॉर्मल हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको जो डिडक्शन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 100%। दिस इज द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, आपके पास जो चार्ट होगा डेट वन इज अपडेटेड चार्ट, और उसमें ऑलरेडी मैं यहाँ पर 100% का डिडक्शन आपको अलाउ कर चुका हूँ। तो राइट नाउ अब आपको स्पेसिफाइड असेसी के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, नॉर्मल असेसी के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आपको ध्यान देना ही नहीं है। स्ट्रेट अवे आप क्या करोगे? वेन एवर देर इज अ इन हाउस रिसर्च, ध्यान से समझ लो, वेन एवर देर इज अ इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, सबसे पहला पॉइंट आपको जो चेक करना है डेट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। क्या चेक करना पड़ेगा? डेट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या चेक करना पड़ेगा? प्री कमेंसमेंट पीरियड के एक्सपेंडिचर है या फिर पोस्ट कमेंसमेंट। फिर क्या चेक करना पड़ेगा? रेवेन्यू है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा,
यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू ओनली टू एक्सपेंडिचर, रिस्ट्रिक्टेड अप टू द टू एक्सपेंडिचर. वन इज द सैलरी टू द पर्सोनल, दैट इज रिसर्च स्टाफ, एक्सेप्ट परक्विजिट एंड मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च. कितना परसेंट डिडक्शन? 100%, सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर. ठीक है. जबकि पोस्ट कमेंसमेंट में ऑल एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, दैट टू 100%. दो बातें हो गई. कैपिटल की बात करें तो कैपिटल दोनों में ही सेम है, प्री हो पोस्ट हो, आपको क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लैंड. लैंड का डिडक्शन छोड़ दीजिए, बाकी सारे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. दूसरी बात जो ध्यान रखिए, प्री कमेंसमेंट में सिर्फ कितने साल कवर होंगे? पिछले 3 साल. 3 ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टेक्स प्लेस. ठीक है. जिस ईयर में आपका कमेंसमेंट टेक्स प्लेस किया उसके पहले के 3 साल हम प्री में कवर करेंगे, बाकी पूरा पोस्ट में. ठीक है. बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, अभी यदि ये बात समझ में आ गई तो इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डोनेशन. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपको दिखता है. अब ये डोनेशन से रिलेटेड हमने क्या बात कर रखी थी कि वेन एवर यू आर गिविंग डोनेशन टू द आउटसाइडर, तो जो डोनेशन आप दे रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आपको उसका डिडक्शन मिलेगा. अब सबसे पहले डोनेशन में जो हमें ध्यान रखना है, इफ़ यू आर गिविंग डोनेशन, if you are giving donation to the scientific for the purpose of scientific or social or statistical research, सोशल और स्टैटिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन दे रहे हो, तो सबसे पहले यू नीड टू चेक. क्या चेक करना है? कि वेदर दैट assessee हैविंग अ बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन इनकम और नॉट हैविंग बिजनेस एंड ऑब्लिक और प्रोफेशन इनकम. यदि आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशन इनकम नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आपको कहाँ जाना है? 80 GGA में जाना है और 100% डिडक्शन फ्रॉम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शन दिया जाएगा. कितना दिया जाएगा? 100%. कौन से प्रोविजन में दिया जाएगा? 80 GGA. क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हमने देख रखी थी कि डेट डोनेशन शुड बी बाय वे ऑफ अदर देन कैश. जो लिमिट की थी गवर्नमेंट ने, वो लिमिट कितनी रख रखी है? 2000 रुपीज़ की. याद है ना? तो 2000 अप टू ₹2000 इट कैन बी कैश और चेक एज द केस में बी, बट मोर देन ₹2000 इट शुड बी बाय वे ऑफ अदर देन कैश. क्लियर है? ध्यान आना चाहिए बेटा, ये क्लिप होनी चाहिए आपको बात है. ठीक है. अच्छा, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोली थी, क्या? कि हमारे जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली. एट द सेम टाइम सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा टू द गिवर, on the basis of which we are going to claim deduction. ठीक है. बट इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस इनकम, तो अब आपको डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? आपको डिडक्शन सेक्शन 35 में मिलेगा. बट मज़ेदार बात क्या है कि डिडक्शन अब आपको कितना मिलेगा? 100%, 125%, 150%. ये सारे जो क्राइटेरिया थे 200%, ये सब गवर्नमेंट ने वाइंड अप कर दिया है. अब आपको सिंगल डोनेशन है वो कितना? 100% डिडक्शन मिलेगा. डोनेशन का सिंगल डिडक्शन है, डेट इज़ 100%. आप चाहे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए दीजिए डोनेशन, IIT को दीजिए, नेशनल दैट इज NIT को दीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप डोनेशन दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया रिसर्च टू द इंडियन कंपनी या सोशल और स्टैटिकल रिसर्च, हर एक केस में डिडक्शन जो है वो कितना? 100%. और ये कहाँ मिलेगा? अंडर PGBP. डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया? तो जो डोनेशन हमको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 100% डोनेशन. चाहे आप इंडियन कंपनी को दीजिए जिसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च है, या फिर अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है, अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, नेशनल लैब, IIT एटसेट्रा को दीजिए फॉर अप्रूव्ड प्रोग्राम, या फिर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च के लिए दीजिए. इन ऑल दैट केसेस यू विल गेट अ 100% डिडक्शन. ये क्लियर होना चाहिए आपको. बस ध्यान क्या देना है कि आपकी बिजनेस इनकम है या नहीं है. बिजनेस मतलब इट इंक्लूड प्रोफेशन ऑल्सो. ओके. तो बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो 35 में आ जाना, अदरवाइज कहाँ जाना है? 80 GGA में. क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब यदि ये 80 या 35 की बात समझ में आ गई होंगी, तो डोनेशन में एक बात हमने इंपॉर्टेंट बात और पढ़ी थी, और वो क्या है कि डोनेशन मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस. जो आप डोनेशन रिसर्च के लिए दे रहे हो, दैट रिसर्च मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस. आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. क्लियर है? सेक्शन 35 समझ में आया आपको? अच्छा, अब 35 में कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमने बातें कर रखी थी. वो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी? सबसे पहले
यदि आपने सेक्शन 35 का डिडक्शन क्लेम किया है, मतलब ऑलरेडी यदि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन सेक्शन 35 में क्लेम कर लिया है, तो अब आपको डेप्रिसिएशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग दैट ऑलरेडी 100% हमने क्या कर लिया, क्लेम। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा वो क्या, कि डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स ऑन विच डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम अंडर सेक्शन 35। क्लियर है, डेप्रिसिएशन का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ऑल टुगेदर जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द साइंटिफिक रिसर्च हमने इंकर किए हैं उन सबको डायरेक्टली P&L में हम डेबिट कर दें? तो गवर्नमेंट बोलती है यस यू कैन, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर that can be charged to P&L is up to the extent of availability of income, up to the extent of income। जितनी इनकम अवेलेबल है उससे ज़्यादा आप एक्सपेंसेस डेबिट कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे क्या? नहीं। अब जो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस आपके एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और इसका वही ट्रीटमेंट होगा, उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा जैसा ट्रीटमेंट हमने अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का दे रखा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं सब्सिक्वेंट पीरियड में, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट पीरियड एंड सेट ऑफ। तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी है। क्लियर है, बात समझ में आई कि अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को P&L में चार्ज करें तो ये चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास इनकम एडिक्वेट है। इफ इनकम इज नॉट एट ऑल एडिक्वेट तो जितनी इनकम है उतना आप चार्ज कर दीजिए, बाकी का बैलेंस जो बच जाएगा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, कंसिडर इट एज अ अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और सिमिलर वे में ट्रीटमेंट देना जैसा कि हमने अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का दिया था, मतलब आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनफाइनाइट पीरियड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या कर सकते हैं, हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी और कैजुअल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, यदि साइंटिफिक रिसर्च असेट को हम सब्सिक्वेंटली यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? फॉर अदर पर्पस। ट्रीटमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट नो लॉन्गर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जिसको अर्लियर डेज में हमने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए लाया, हमने उसके ऊपर डिडक्शन 35 में क्लेम किया, बट सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली हमने उस असेट को या तो अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करने ले आया या फिर पर्सनल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो क्या, या तो असेट सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ अदर बिजनेस, या फिर आपने उसे अदर बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। देखो, यदि अदर बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, हमने सेक्शन 43 पढ़ा हुआ है, और 43(1) क्या बोलता था कि यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च में जो कैपिटल असेट यूज किया जिसके ऊपर आप ऑलरेडी 100% का डिडक्शन ले चुके हैं, यदि आप उसे नॉर्मल बिजनेस में लाते हो तो उसे निल WDV में लाना है। उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी कंसीडर करना है? निल। जब हम उसे ब्लॉक में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी कंसीडर करेंगे? निल। तो ये ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी 43 में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। बट यदि आपने उस असेट को बेच दिया तो अब बेचने पर क्या होगा? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड इनकम की बात हो जाएगी। अब डीम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी? तो हमने क्या बोला था? सेल प्राइस आपने कितने में असेट को बेचा और डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड, विच एवर इज लेस कंसीडर्ड एज योर इनकम। और कौन सी इनकम कंसीडर किया जाएगा? PGBP। क्या कंसीडर्ड एज डीम्ड PGBP इनकम, सेल प्राइस और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ऑलरेडी क्लेम, विच एवर इज लेस। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना एक और मुद्दा होता है। अब मुद्दा क्या रहता है कि आपने उसे यूज किया अदर देन साइंटिफिक रिसर्च और उसके बाद बेचा तो क्या होगा? बट ट्रस्ट मी, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, आप वन टाइम बस रीड करके जाना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एग्जाम में आने की। आ गया तो आपको बस समझ में आना चाहिए क्या करना है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। क्लियर है? अब साइंटिफिक रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शंस देखे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शंस कौन कौन से थे? एक था 35 CCA, फटाफट रिकलेक्ट करो, 35 CCA, 35 CCC, 35 CCD एंड लास्ट वन इज द 35 DDA। ठीक है, 35 DDA को ऑल टुगेदर सेपरेट करो। पहले 35 CCA, CCC और CCD को देखो। 35 CCA में क्या बोलता था? डोनेशन टू एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या रूरल डेवलपमेंट फंड या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड, इन सब में किसी भी, इन सब से रिलेटेड किसी भी मैटर में आपने डोनेशन दिया हुआ है, किसी भी फंड में आपने डोनेशन दिया है तो यू विल गेट 100% डिडक्शन। सर डिडक्शन किसको अवेलेबल रहेगा? डिडक्शन अवेलेबल टू ऑल असेट्स।
कितना डिडक्शन है 100%। इसके बाद आता था 35 सीसीसी और 35 सीसीडी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो चेंजेस क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये 150% को यहाँ पर क्या कर रखा है 100%। डोंट वरी, आपको मैंने अपडेटेड पढ़ाया हुआ है और आपके नोट्स में भी अपडेटेड चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चार्ट है वो अपडेटेड है, उसमें ऑलरेडी आपने 100% लिख रखा है, बराबर है ना। तो 35 सीसीसी क्या है, वेटेड एवरेज डिडक्शन। अब ये वेटेड एवरेज डिडक्शन पहले बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे 150% डिडक्शन था, बट अब ऐसा है क्या, नहीं। पहला 35 सीसीसी में डिडक्शन जो दिया गया है वो ऑल एसएससी को दिया गया, पॉइंट नंबर 1। और किस लिए दिया गया, इफ यू आर इंकरिंग एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने कृषि विस्तार सेवाएं के लिए एक्सपेंडिचर इंकर किया, दैट इज एग्रीकल्चर के एक्सपांसन के लिए सेमिनार्स लिए, फार्मर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए सेमिनार कंडक्ट किए, तो जो एक्सपेंडिचर इंकर किया है उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है 35 सीसीडी। सीसीडी के लिए मैंने आपको याद करवाने के लिए क्या बोला था, सीसीडी में जाकर हम क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, और कैसे जाते हैं, कंपनी में। तो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू द कंपनी और एक्सपेंसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट कितना डिडक्शन मिलेगा, ओनली 100%, दैट टू अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो 35 सीसी है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फंड, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड, ऑल एसएससी 100%। 35 सीसीसी एक्सपेंडिचर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 100% डिडक्शन अवेलेबल टू ऑल एसएससी। नेक्स्ट हमने जो देखा वो कौन सा है, 35 सीसीडी। क्या बोलता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया, ओनली कंपनी के लिए अवेलेबल है, कितना है 100%, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आता है 35 डीडीए। ये 35 डीडीए थोड़ा सा अलग है, डोनेशन नहीं है ये, दिस वन इज स्लाइटली डिफरेंट। 35 डीडीए क्या है कि इफ यू आर इंकरिंग एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द अमोर्टाइजेशन ऑफ वीआरएस। वॉलंटरी रिटायरमेंट एम्प्लॉय ने लिया, अब एम्प्लॉय ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो आपको उसे क्या पे करना पड़ेगा, कंपनसेशन। तो जो कंपनसेशन आप पे कर रहे हो वो आपके लिए तो एक्सपेंडिचर है ना, तो गवर्नमेंट उसका आपको क्या अलाउ करती है, डिडक्शन देती है। अब वो जो डिडक्शन आपको मिलता है इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, कैसे मिलता है, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब याद करो जब हमने सैलरी पढ़ा था तो वहां पर हमने 10-10C पढ़ा था, 10-10 दैट इज रिलेटेड टू वीआरएस कंपनसेशन, और हम क्या बोलते थे, मैक्सिमम 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, याद आ रहा है। हाँ वही वीआरएस, वो वहां पर एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ करता था, वीआरएस कंपनसेशन इनकम, और एम्प्लॉयर के लिए क्या एक्सपेंसेस, मैं एम्प्लॉय को पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या एक्सपेंसेस। तो गवर्नमेंट बोलती है कि वीआरएस जो आपका एक्सपेंसेस हम उसका आपको डिडक्शन देंगे, बट 100% वन स्ट्रोक में नहीं देंगे। कैसे देंगे, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ईयर इन विच अमाउंट वाज एक्चुअली पेड, इन विच अमाउंट वाज एक्चुअली पेड। अच्छा, इसी के जैसा एक और डिडक्शन आपने देखा होगा, दैट इज 35 DD, सॉरी नॉट DD, that is related to expenses incurred related to amalgamation and demerger। कंपनी के लिए अवेलेबल है, अमलगमेशन और डीमर्जर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा, बट इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। वीआरएस एज वेल एज अमलगमेशन डीमर्जर के एक्सपेंसेस का डिडक्शन, आपको प्रोविजन नंबर याद नहीं रहेगा चलेगा, कैसे मिलेगा डिडक्शन, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट प्रोविजन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दैट इज द 35 AD। 35 AD अनिल धीरूभाई अंबानी का अड्डा, याद आ रहा है कुछ। 35 AD में दिस इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट लिंक स्कीम। कैसी स्कीम है, इन्वेस्टमेंट लिंक स्कीम। सर डिडक्शन किसको मिलेगा, एनी टाइप्स ऑफ एसएसी। कौन से एसएसी, एनी टाइप्स ऑफ एसएसी हु इज न्यूली सेटअप, नए बिजनेस को सेटअप करे, और कौन सा बिजनेस, जो कि गवर्नमेंट ने 35 AD के पर्पस के लिए स्पेसिफाइड करके रखा। 35 AD वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद नहीं रखना है सारे बिजनेस, वन टाइम रीड करके बगैर जरूर जाना है। टोटल में 14 बिजनेसेस है और 14 बिजनेस का आपको डिडक्शन मिलता है। देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसका डिडक्शन तो आपको वैसे भी 100% मिलेगा, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इंकर कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेटअप ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस,
In that situation you will get a 100% deduction in respect of capital expenditure except land, goodwill and financial asset. Financial asset मतलब shares and security. दो बातें याद रखना, पहला आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, स्पेसिफाइड, जो यहाँ पे 14 बिजनेस उसमें से ही कोई एक होना चाहिए. असेसी ने क्या सेटअप किया है, न्यू बिजनेस सेटअप किया. कैसा बिजनेस सेटअप किया, न्यूली सेटअप होना चाहिए. न्यूली सेटअप का मतलब क्या होता है, न्यूली सेटअप का मतलब होता है दैट बिजनेस शुड नॉट बी बाय दैट इज सेटअप थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग. अमलगमेशन कर लिया, डीमर्जर कर लिया, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो बिजनेस को, कन्वर्जन कर लिया, तो ये सब नहीं चलेगा. दैट बिजनेस शुड बी न्यूली सेटअप, नया होना चाहिए. अवेलेबल टू ऑल एसएसी, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, बिजनेस शुड बी न्यूली सेटअप. और कौन सा बिजनेस होना चाहिए न्यूली सेटअप, स्पेसिफाइड बिजनेस, जो कि हमने 35 AD में स्पेसिफाई किया, दैट इज 14 बिजनेस. एक्सपेंडिचर कौन से इंकर करना है, कैपिटल, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इंकर करो तो उसका वैसे भी बाय डिफॉल्ट 100% डिडक्शन मिल रहा है. कौन से एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, यहाँ 35 AD में दिया गया है, कैपिटल. कितना डिडक्शन दिया गया है, 100%. किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल एसेट. इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर है उन सबका हमें कितना डिडक्शन मिलेगा, 100%. क्लियर है. अब यदि यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो क्या करते हैं कि वो 14 बिजनेस कौन कौन से. वापस से मैं आपको बोल दूं, हमें 14 बिजनेस का रट्टाफिकेशन नहीं करना है, वन टाइम रीड करके छोड़ देना, याद रहता है, डोंट वरी. सबसे पहला जो बिजनेस आता है डेट वन इज द कोल्ड चेन फैसिलिटी. कौन सी फैसिलिटी है, कोल्ड चेन फैसिलिटी. सेटअप एंड ऑपरेट, मतलब आपको सेटअप करना है और ऑपरेट भी करना है. तो यदि आपने कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप किया, न्यूली सेटअप बिजनेस आपका, तो जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल एसेट, यू विल गेट अ 100% डिडक्शन. अच्छा, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर उसका बाय डिफॉल्ट वैसे भी 100% मिलेगा. अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपने 35 AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑलरेडी 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में आपको डेप्रिसिएशन का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं. फर्स्ट बिजनेस क्या हो गया, कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप एंड ऑपरेट. सेकंड, इसी के जैसा वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेटअप एंड ऑपरेट. थर्ड क्या हो गया, थर्ड होता है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर नेचुरल गैस. इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, ये इनफैक्ट पहला बिजनेस था जिसके लिए पूरा प्रोविजन ड्राफ्ट हुआ था, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन. अब इसमें क्या है, आपको नेटवर्क सेटअप करना है, ऑपरेट करना है, और ऑपरेट मतलब क्या, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पर हमने एक कंडीशन भी देखी थी कि आपको एक कॉमन कैरियर भी 1/3 पोर्शन जो आपका वो कॉमन कैरियर को देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा अपने इसमें. पहला क्या है, कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप एंड ऑपरेट. सेकंड क्या है, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेटअप एंड बोलिए ऑपरेट. थर्ड क्या है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है, सेटअप एंड ऑपरेट. फोर्थ क्या होता है, होटल एंड हॉस्पिटल. फोर्थ और फिफ्थ क्या है, होटल एंड हॉस्पिटल. होटल कौन सा, होटल कौन सा, तो होटल 2 स्टार एंड अबो, बिल्ड एंड ऑपरेट करना है. ये किस लिए आया था, कुछ याद आ रहा है क्या, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए थे दिल्ली में, होटल्स ही नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे चिट्स जी ने, और उस टाइम पे हमारी सीएम कौन थी, कुछ याद है, नहीं है, कलमाड़ी जी. कलमाड़ी जी और दिल्ली के सीएम कौन थे, बहन जी हमारी शीला दीक्षित जी. सबने बोला कि अरे कुछ तो करो, होटल्स ही अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये स्कीम लाई थी कि यदि आप होटल ऑपरेट, सेटअप एंड ऑपरेट करते हो, बिल्ड एंड ऑपरेट करते हो, तो हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे. वैसे ही हॉस्पिटल 100 बेड्स एंड एबो के यदि आप हॉस्पिटल बिल्ड एंड ऑपरेट करते हो, देन यू विल गेट अ 100% डिडक्शन. पहले 5 बिजनेस कौन कौन से, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल 2 स्टार एंड एबो, हॉस्पिटल 100 एंड एबो, बिल्ड एंड ऑपरेट. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा बिल्ड एंड ऑपरेट. नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता था, स्लम एरिया. नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि आपने स्लम एरिया में ऑपरेट किया. स्लम एरिया में क्या बनाया, रीडेवलपमेंट किया. स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर रखा था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता था डेट वन इज द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए आपने सेटअप किया, इसका तो बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज ने लिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आईसीडी. मैंने आपको बताया था नागपुर में भी आईसीडी एएफएस, डेट वन इज द डमी पोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एयरपोर्ट, डमी एयरपोर्ट, डमी पोर्ट एंड डमी एयरपोर्ट, जिससे हम डेट इज
फैसिलिटी दे सके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की एट योर डोर स्टेप, ठीक है। तो ICD AFS यदि आपने सेटअप एंड ऑपरेट किया है देन ऑल्सो यू विल गेट 100% डिडक्शन। नेक्स्ट वन इज अ बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी बी एंड वैक्स, बी वैक्स। नेक्स्ट वन इज अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। 12th वाला क्या था, आयरन ओर्स के लिए आपने स्लरी पाइपलाइन बनाई फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइंग एंड ऑपरेट। नेक्स्ट वन क्या था, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप एंड ऑपरेट। एंड लास्ट वन इज अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ऐसा करके इन टोटलिटी टोटल कितने बिजनेस थे, 14। एक बार यदि आप रिकलेक्ट कर पाओ, आराम से रिकलेक्ट करो, कोई जल्दी नहीं है। पहला क्या था, कोल्ड चैन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। नेक्स्ट होटल 2 स्टार एंड अबो, हॉस्पिटल 100 एंड मोर, सम एरिया रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, उसके बाद ICD AFS, उसके बाद बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, और क्या था, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। एंड लास्ट के 3, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर्स। नेक्स्ट वेफर फैब्रिकेशन प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर्स। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, डेवलप मेंटेन एंड ऑपरेट। ये मैंने आपको एग्जांपल भी इसमें दिया था, एग्जांपल कैसे बनाना होता है आपको याद होगा। तो मैंने बॉम्बे मेट्रो का एग्जांपल दिया था जो रिलायंस मैनेज करती है, ठीक है। तो ये 14 बिजनेसेस हैं। इसमें हमने कुछ और भी बातें करके रखी थी कि यदि एक्सपेंडिचर 35 AD बिजनेस के लिए यदि आपने एक्सपेंडिचर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जो डिडक्शन है ना वो ऑनर आफ्टर कमेंसमेंट है। ऑनर आफ्टर यदि सेटअप में आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का that is capital expenditure incur किए other than land, goodwill and financial asset, then you will get a 100% deduction, ठीक है। रेवेन्यू का तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट 100% मिलता ही है, बट व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर विच वाज इंकर्ड बिफोर, बोलो, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके लिए क्या, तो मैंने आपको उसके लिए बताया था कि एक काम करना, उसे कैपिटलाइज कर लेना और उसका भी डिडक्शन क्लेम कर लेना। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा था, अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच बिजनेस वॉज कमेंस, कितना 100%, एक्सेप्ट फॉर लैंड बिल्डिंग एंड लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल एसेट एंड नॉट बिल्डिंग, सॉरी, क्लियर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताया था कि रिलायंस के चक्कर में क्या क्या हुआ था और हमने किस तरीके से प्रोविजन बनाए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, असेसी मस्ट स्टार्टअप न्यू बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग वाले बिजनेस नहीं होना चाहिए, डेट शुड बी अ न्यूली सेटअप, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको जो परचेस करना है वो कैसे परचेस करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कैसी प्लांट एंड मशीनरी, न्यू। हाउएवर टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% कैन बी ओल्ड, टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% कैन बी ओल्ड। मतलब यदि मेरी टोटल प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ की है तो आउट ऑफ डेट 100 करोड़ 20 करोड़ तक ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को भी हम नहीं कंसीडर करेंगे, आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकते हो। प्रोविजन किस लिए आया इसका भी बैकग्राउंड आपको दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट बोली गई थी, क्या, इवन सेकेंड हैंड इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ 35 AD। अब रिकलेक्ट करो, जब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें बोला था कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट दैट न्यू प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। मतलब क्या, यदि आप सेकेंड हैंड आउटसाइड इंडिया से भी लाते हो तो हम उसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे, हम उसको ओल्ड ही कंसीडर करेंगे। हाँ, बट 35 AD क्या बोलता है कि यदि आपने सेकेंड हैंड इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी लाया है तो हम उसको नया का दर्जा देंगे और आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे। बराबर है क्या, क्लिक हो पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 बिना देखे मत जाना, गलती हो सकती है, ठीक है। वापस से देखो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी 35 AD या एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों में इसको अलाउ किया गया। हाँ, न्यू मतलब प्योरली न्यू। सेकेंड हैंड इंपोर्टेड की यदि मैं बात करूँ, सेकेंड हैंड इंपोर्टेड की यदि मैं बात करूँ तो सेकेंड हैंड इंपोर्टेड 35 AD में क्या कंसीडर की जाएगी, न्यू, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए हम उसको कंसीडर करेंगे क्या, नहीं। अच्छा, क्या सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चलेगी, तो हमने बोला जी अप टू 20% तक ओके, 20% से ज़्यादा है तो फिर हम उसका डिडक्शन 35 AD में नहीं दे पाएंगे। बट इन केस ऑफ एडिशनल प्लांट डेप्रिसिएशन सेकेंड हैंड का कोई जगह ही नहीं है, स्ट्रेट अवे 1% भी नहीं चलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी लाते हो तो ही हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, अदरवाइज
इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट 35 AD क्या बोलता है? 35 AD बोलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, और अप टू 20% कैन बी ओल्ड। क्लियर है? समझ में आया बच्चा? चलो नेक्स्ट प्रोविजन, नो अदर डिडक्शन पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो हमने सिमिलर डिडक्शन 80 IA टू 80 RRB सीरीज में भी देखे रखे हुए हैं। वहाँ पर भी बोला हुआ है कि आपने यदि 2 स्टार एंड अबो होटल्स ऑपरेट किया, हॉस्पिटल मोर देन 100 यदि आप ऑपरेट कर रहे हो, बिल्ड एंड ऑपरेट कर रहे हो, तो हम आपको डिडक्शन देंगे। तो अब असेसी ऐसा ना करें कि 35 AD में भी क्लेम कर लिया और 80 IA वाली सीरीज में भी क्लेम कर लिया। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने डबल डिडक्शन डिसअलाउ करने के लिए क्या कहा कि यदि आपने 35 AD का डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो बाकी डिडक्शंस के लिए आप बाहर हो जाओगे, और यदि दूसरे डिडक्शन क्लेम करो तो 35 AD। मतलब एट अ टाइम एक एक्सपेंडिचर के लिए दोनों में से कोई भी एक ही डिडक्शन आपको क्लेम मिलेगा, दोनों में ही जनरली 100%। तो यहाँ पर बस मैंने वही लिखा कि यदि आपने 35 AD क्लेम किया है देन बाकी के डिडक्शन आपके लिए, बाकी डिडक्शन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। ठीक है? ऑल्सो बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। वाई? बिकॉज ऑलरेडी 100% डिडक्शन में आपको अलाउ कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप असेट को सेल करते हैं, ऐसी असेट जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने 35 AD क्लेम किया, सेल ऑफ असेट फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। यदि आप ऐसी एसेट को बेचोगे तो जो भी डिडक्शन आपने ऑलरेडी क्लेम किया था उसको हम बिजनेस इनकम मान लेंगे। बट बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका है, क्या कि आप एज्यूम करना कि यदि ये प्लांट एंड मशीनरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 35 AD बिजनेस के लिए ना होते हुए नॉर्मल बिजनेस के लिए होता तो क्या मैं इसके लिए डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाता? यस। तो आप वो नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करो और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसे एज अ PGBP इनकम कंसीडर करो। देखो पढ़ते हैं, इफ एनी असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD अलाउड इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड, destroyed or demolished, then amount received on its sale or disposal etc shall be taxed as a business income। ठीक है? उसी के नीचे कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर पर्पज फॉर 8 years, 8 साल का लॉक इन पीरियड है। इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि आपके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हाँ पढ़ के जाना। ठीक है? बात समझ में? नेक्स्ट, इफ सच असेट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, यूज्ड फॉर एनी पर्पज अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा, जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस कर देना और जो अमाउंट आएगा उसे डीम्ड इनकम मान लेना। ठीक है? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, बट पर्सनली मेरा जो थॉट प्रोसेस है ये भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बोलते चलता हूँ। ये वाला पार्ट जो असेट सेल वाला है 35 AD या 35 वाला, नॉट डेट मच इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है? बाकी तो 35 AD ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस में यदि लॉस इनकर होता है, लॉस अराइज होता है, देन दैट कैन बी सेट ऑफ टूवर्ड्स द स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली। अच्छा, सेट ऑफ नहीं हो पाया तो और किसी के साथ सेट ऑफ होगा क्या? नहीं होगा। इंटर हेड पॉसिबल नहीं है, इवन इंटर हेड भी पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली टूवर्ड्स द स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। ठीक है? सेट ऑफ नहीं हो पाया देन यू कैन carry forward and set off for infinite period only against the specified business income। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोविजन आता है, अगेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एग्जाम पर्पज के लिए, डेट इज द 35D। जितना पढ़ाया ना उतना इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे कुछ और भी एडिशनल बातें हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि आपके लेवल में है ही नहीं, फाइनल के लेवल में होती है। 35D, 35D क्या है? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस याद है कुछ? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस incurred for the purpose of setting up of before the incorporation, before the commencement of business or after the commencement but for the purpose of expansion of business। याद आ रहा है ना? आपके माइंड में क्या चलता था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिफोर द कमेंसमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्रीलिमिनरी है। आप गलत भी नहीं थे, आप करेक्ट थे, बट यहाँ पे मैंने एक और एडिशन किया था, और वो एडिशन किया था इवन आफ्टर द कमेंसमेंट बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांसन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एक्सपांसन के लिए यदि आपको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंकर, तो डेट वन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का आपको क्या मिलता है? डिडक्शन। डिडक्शन कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
जिस ईयर में आपका बिजनेस कमेंस होगा उस ईयर से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। सर कितना मिलेगा, कितना एक्सपेंसेस का रिडक्शन मिलेगा? तो एक्सपेंसेस का क्वांटम कैसे डिसाइड होता था? सबसे पहले यू नीड टू चेक कि हमारा जो असेसी है वो कॉर्पोरेट असेसी है या नॉन कॉर्पोरेट है। क्या बोला मैंने, सुना? पहली बात तो डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा ये बताओ। 35D का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता था? सर ये मिलता था ओनली टू अ रेसिडेंट असेसी, रेसिडेंट असेसी एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कैन बी अ रेसिडेंट, येस और नो? फॉरेन कंपनी कैन बी अ रेसिडेंट, बट उनके लिए 35D का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। 35D का डिडक्शन जो अवेलेबल है ओनली टू रेसिडेंट असेसी अदर देन फॉरेन कंपनी। पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन कितना मिलेगा? तो फर्स्ट यू नीड टू चेक कि कॉर्पोरेट असेसी है या नॉन कॉर्पोरेट है। नॉन कॉर्पोरेट में तो एकदम सिंपल है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी आपका प्रिलिमिनरी हुआ और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बट यदि कॉर्पोरेट है तो अब क्या करूंगा मैं? तो सबसे पहले तो मैं बोलता था लीस्ट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो भी ज्यादा होगा उसका 5% और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस अलाउड एज डिडक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता था कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो हमने इसके लिए बात की थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन और कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट विच आर सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस वॉज कमेंस। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? बट यदि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने आपको समझाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगेन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस इन विच बिजनेस वॉज कमेंस। असेट रूट से भी सिखाया था मैंने आपको, लाइबिलिटी रूट से भी सिखाया। ये कौन सा रूट है? लाइबिलिटी रूट। असेट रूट में हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट प्लस नेट करेंट असेट। सिंपल, मतलब फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ऐसा भी बोल दो चलेगा। वापस से डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? रेसिडेंट एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी, अलग से बोलना जरूरी है। कितने का मिलेगा? तो लीस्ट ऑफ द एक्चुअल और 5% ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। अच्छा ये किसके लिए है? कैपिटल सॉरी कंपनी के लिए। बट यदि अदर देन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा ये जो एक्सपेंसेस का क्वांटम है कितनी इंस्टॉलमेंट है? 1/5 कब से? फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर है 35D? चलिए जी 35D कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। 35D के बाद सेक्शन 41 ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, आई नो डेट। सेक्शन 41 क्या था? एनीबडी कौन बताएगा? कंसेप्ट ऑफ डीम्ड इनकम अंडर हेड PGBP। 41(1) क्या बोलता था? रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड। यदि अर्लियर डेज में मैंने ऑलरेडी कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया है और सब्सिक्वेंटली उसका रिवर्सल होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाट्स एवर इट मे बी, तो उसको हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल, कंसिडरिंग इट एज अ डीम्ड इनकम। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था क्या? यस, एग्जाम्पल क्या दिया था? सेल टैक्स का रिफंड। जब हम वेट अमाउंट पे करते हैं, सपोज मैंने वेट पे किया है, GST पे किया, तो क्या मुझे उसका डिडक्शन मिलता है? यस। सब्सिक्वेंटली हमें पता चला कि हमारे से एक्सेस पे हो गया और अब मुझे उसका रिफंड मिल रहा है, तो जब रिफंड मिलेगा तो क्या उसका डिडक्शन भी मैं क्लेम कर सकता हूँ? सॉरी, जब रिफंड मिलेगा तो क्या उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी? आंसर इज यस। तो जो रिफंड हमें मिलेगा एक्सेस सेल टैक्स का, GST का, दैट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल कंसीडरिंग इट एज अ डीम्ड इनकम। ये एक एग्जांपल दिया था, और भी एग्जांपल मैंने आपको दे रखे थे। 41(2) क्या था? बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज कब आता है? सर ये आता है SLM वाली असेट्स में, और वो भी कब आएगा? व्हेन आवर असेट सोल्ड फॉर अ सेल कंसिडरेशन more than the cost or sale consideration less than the cost but more than the WDV।
ये दोनों ही केसेस में बैलेंसिंग चार्ज आता है, और जनरली बैलेंसिंग चार्ज कितना होता है, इक्विवेलेंट टू द डेप्रिसिएशन। डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा। ठीक है, बैलेंसिंग चार्ज एसएलएम असेट में आता है। पॉइंट नंबर 1 कब आएगा, सिनारियो क्या है, व्हेनेवर सेल कंसीडरेशन इज मोर देन द कॉस्ट, या फिर सेल कंसीडरेशन इज मोर देन द WDV बट लेस देन द कॉस्ट। इन दैट सिनारियो बैलेंसिंग चार्ज आएगा, और बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल एज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41(2). नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट, अभी अभी हमने पढ़ा तो पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं। यदि विदाउट यूज आपने बेचा है तो क्या होगा, सेल प्राइस और 35 का डिडक्शन, विच एवर इज, बोलते जाओ फटाफट बोलो, विच एवर इज लेस ट्रीटेड एस, यहाँ पे साइन लगाया होगा मैंने, विच एवर इज लेस अलाउड एस टैक्सेबल एस PGBP इनकम। और यदि आपने उसे दूसरे बिजनेस में यूज करके बेचा है तो फिर आपको क्या करना है, उससे ब्लॉक ऑफ असेट में एज अ निल ले लेना है, और सब्सिक्वेंटली ब्लॉक के साथ जो भी होगा वो होगा। आप जब भी बेचोगे तो आप तो इंडिविजुअल असेट की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है ना, आइडेंटिटी तो किसकी है, ब्लॉक की। तो ब्लॉक के साथ क्या होगा, उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या कैपिटल गेन कैलकुलेट करना। नेक्स्ट पॉइंट होता था रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ये भी क्या हमने 36 में कवर कर चुके हैं, आंसर इज यस। अच्छा, अब रिकवरी ऑफ बैड डेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि यदि बैड डेट्स का ऑलरेडी अर्लियर ईयर में डिडक्शन मिल चुका है तो सब्सिक्वेंटली जब भी बैड डेट्स की रिकवरी होगी तो इन द ईयर ऑफ रिकवरी उस बैड डेट्स को हम क्या कर देंगे, रिकवरी को टैक्सेबल कर देंगे बाय ट्रीटिंग इट एज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41(4). क्लियर है। अच्छा, 1.43 में मैंने आपको प्रोविजो के फॉर्म में पढ़ा था, यदि याद हो तो, क्या कि यदि कोई एक्सपेंडिचर का आपने डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ईयर में ऑलरेडी क्लेम कर दिया है, एंड सब्सिक्वेंट यदि उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट आप मोर देन ₹10,000 बाय वे ऑफ कैश, क्रॉस चेक या बेरर चेक के थ्रू करते हैं, तो उस केस में जिस ईयर में आपने 10,000 से एक्सेस का पेमेंट किया है, उस पेमेंट को, उस एक्सपेंसेस के पेमेंट को हम डीम्ड इनकम मान लेंगे और टैक्सेबल कर देंगे अंडर दैट PGBP इन द ईयर ऑफ पेमेंट। क्लियर है, रिकरेक्ट तो हो रहा है ना। हाँ जी, ऑलरेडी है ग्रुप में बेटा, PDF ऑलरेडी ग्रुप में है, फिर भी यदि आपके पास नहीं होगा तो मैं आज ही डाल देता हूँ। ठीक है, कौन से वाला प्रोविजन बोल रहा हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, उसको मैंने सिंप्लीफाइड करके ऐसा लिखा हुआ है, उसमें परफेक्ट लिखा हुआ है, डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट बेटा, परफेक्टली वहीं से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो भी परफेक्ट है, बट मैं ये आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। और सेक्शन 41 बात करें ना, ये देखिए 41 आ गया। ठीक है, 41 आपके नोट्स के पेज नंबर 126 में 41(3), तो यहाँ पे नीचे लिख के लिखा हुआ है, ये आप यदि इसको प्रॉपरली पूरा रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दो चीज़ों को मैंने मर्ज करके पढ़ाया हुआ है, 35 में भी इसका पोर्शन लिखा हुआ है, डोंट वरी, PDF में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो सेक्शन 41 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट प्रोविजो। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, सेक्शन 38। एनीबडी, कोई बच्चा बताएगा 38 क्या है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। यदि किसी एसेट को आपने पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस पर्पस इज अलाउड एज डिडक्शन, और जो पर्सनल पर्पस के लिए आपने यूज किया होगा उसको हम क्या करेंगे, डिसअलाउड। अच्छा, ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं है, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल दोनों के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूं कार का। कार को सपोज हमने 70% हमने ऑफिशियल यूज किया और 30% हमने क्या किया, पर्सनल। अब इस कार का डेप्रिसिएशन कैपिटल नेचर का हो गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, दो टाइप के एक्सपेंडिचर हुए। डेप्रिसिएशन का 70% अलाउड करना, 30% क्या कर देना, डिसअलाउड। अब वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस का क्या करना, रेवेन्यू मतलब रिपेयर, मेंटेनेंस, रनिंग एक्सपेंसेस, टोटल जो भी एक्सपेंडिचर दिया होगा उसका 70% अलाउ करना, बाकी 30% क्या कर देना, डिसअलाउ। मतलब अप टू द एक्सटेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड करना है, बाकी क्या करेंगे, अलाउ। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ रहा है, और वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, सेक्शन 40B। आई होप आप लोगों को याद होगा, इसको हमने बहुत टाइम दिया था और इसके लिए प्यारा सा एक चार्ट बनाया हुआ था। सबसे पहले तो मुझे बताओ इसे पढ़ने का तरीका क्या है। 40B किसके लिए बनाया गया है, 40B किसके लिए, पार्टनर के या पार्टनरशिप फर्म के लिए, पहले ये बताओ। पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट
और सैलरी बोनस कमीशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड प्रोवाइड करती है, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि हाउ मच डिडक्शन कैन बी अलाउड। ठीक है, मतलब डिडक्शन टूवर्ड्स द इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिए, डिडक्शन टूवर्ड्स द इंटरेस्ट सैलरी एटसेट्रा टू अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। ध्यान रहे 40B का प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाया है, पार्टनर के लिए नहीं है। बट पढ़ाते समय मैंने आपको पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों को आमने सामने रख के पढ़ाया था, सो डेट आपको मैक्सिमम क्लियरिटी आ जाए। हमारे सिलेबस में हमें जो असेसमेंट दिया गया है वो असेसमेंट किसका दिया गया है? सर हमें असेसमेंट दिया गया इंडिविजुअल और एचयूएफ का। हमारे सिलेबस में जो असेसमेंट है वो किसका है? इंडिविजुअल और एचयूएफ का। मगर एग्जाम में एग्जामिनर स्मार्ट प्ले करता है और वो आपको पूछता पार्टनर के बारे में, बट ऑल ऑफ यू आर अवेयर जब तक मेरा पार्टनरशिप फॉर्म सेटल नहीं हो पाएगा पार्टनर का असेसमेंट हो पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट भी सीखना पड़ेगा। दैट इज द ओनली रीजन 40B आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, काफ़ी समय से इन्होंने 40B का क्वेश्चन पूछा नहीं है, दैट इज द रीजन और भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है, तो आप एग्जाम पर्पस के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब 40B का प्रोविजन क्या बोलता है? देखो एक बात बस माइंड में आप सेट कर लो, पार्टनरशिप फर्म को जिस भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट एज वेल एज सैलरी, बोनस एटसेट्रा का अमाउंट जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ किया जाएगा एज अ डिडक्शन, वही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, और जो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिसअलाउड होगा वो पार्टनर के हाथ में नॉट टैक्सेबल होगा। लॉजिक बहुत क्लियर है बॉस, कि दोनों में से किसी एक के हाथ में मुझे टैक्स करना है, दोनों के हाथ में नहीं कर सकता, कोई एक के हाथ में मैं टैक्स करूंगा। यदि पार्टनरशिप फर्म को मैंने एक्सपेंसेस अलाउ कर दिया तो पार्टनर के हाथ में दैट मच अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर श्योर। और पार्टनरशिप फर्म के हाथ में मैंने डिसअलाउड कर दिया, डिसअलाउड कर दिया मतलब क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म की इनकम बढ़ गई, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में हमने टैक्सेबल कर दिया, तो पार्टनर के हाथ में वापस से टैक्स करना चाहिए क्या? नहीं। तो पार्टनर के हाथ में अब हम टैक्स करेंगे क्या? नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपसे बात करता हूँ वो पार्टनर को लेके चलता हूँ मैं। ये समझ में आया ना कि पार्टनरशिप फर्म के हाथ में जो भी डिडक्शन अलाउ किया जाएगा वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो डिडक्शन डिसअलाउ किया जाएगा वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के लिए इनकम है। जो एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म को अलाउ करेंगे वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, और जो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिसअलाउ करेंगे वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो मैं बात करता था जो 40B के बियॉन्ड था वो क्या था? प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर इज अ पार्ट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। क्लियर है ना? तो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में इसकी बातें हमें करनी है क्या? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट शेयर जो है वो किसका पार्ट है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। इसका मतलब ऑलरेडी वो प्रॉफिट के ऊपर मैं टैक्स पे कर चुका, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अमंग्स द पार्टनर। तो इसकी बातें हम सिर्फ किसके हाथ में करेंगे? पार्टनर। और पार्टनर के हाथ में जो प्रॉफिट शेयर आता है दैट वन इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(2)(a). रीजन इज वेरी सिंपल, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेस। ये बात खत्म हो गई, प्रॉफिट शेयर की बात खत्म हो गई। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलेगा, एओपी बीओआई से मेंबर्स को यदि प्रॉफिट शेयर मिलता है देन दैट वन इज गोइंग टू बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(2)(a) इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं इंटरेस्ट की यदि बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको जैसा कि कहा जो पार्टनर के हाथ में अलाउड एज डिडक्शन है वही पार्टनर के जो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में अलाउड एज डिडक्शन है वही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है। अब पार्टनरशिप फर्म के हाथ में क्या होता है? तो हम क्या बोलते हैं? अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12% पर एनम, सब्जेक्ट टू ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। कितनी बातें याद रखनी है? मैक्सिमम लिमिट है 12% पर एनम की, सब्जेक्ट टू इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। एक बात मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन कितना मिल सकता है? 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये हुआ कि पार्टनर के हाथ में कभी भी 12% पर एनम से ज़्यादा टैक्सेबल हो ही नहीं सकता।
बराबर है। अब एक बात फटाफट फटाफट बताओ, सपोज पार्टनरशिप डीड ने ऑथोराइज ही नहीं किया, एग्जाम्पल देखो, पार्टनरशिप डीड ने ऑथोराइज नहीं किया, 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिसअलाउड हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म को हम डिसअलाउड कर देंगे बिकॉज नॉट ऑथोराइज बाय द डीड। एट द सेम टाइम पार्टनर के हाथ में क्या ये टैक्सेबल होगा? सर नहीं होगा। वाई? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के हाथ में ऑलरेडी वो क्या है, डिसअलाउड, मतलब टैक्सेबल हो चुका है। दैट इज द रीजन मैंने इसे कहां पे लिखा, पार्टनर के हाथ में, नॉन टैक्सेबल। अब यदि यही पार्टनरशिप डीड ने ऑथोराइज किया होता, क्या किया होता, ऑथोराइज, मुझे बताओ 10% मैंने पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट कितना अलाउड है, मैक्सिमम 12%, अलाउ कितना हो जाएगा, 10% अलाउड होगा। इसका मतलब डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मैंने कितना दिया, 10%, तो क्या यही 10% पार्टनर के हाथ में जाके टैक्सेबल हो जाएगा? क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको इंटरेस्ट दिया 12%, पार्टनरशिप डीड ने 15% पार्टनरशिप डीड ने अलाउ किया था। आप मुझे बताओ मैक्सिमम अलाउएबल कितना है? तो 10% का मैं आपको डिडक्शन अलाउ कर दूंगा, बाकी का 3% आपके हाथ में क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, मतलब टैक्सेबल। अब पार्टनर के हाथ में आ जाओ, पार्टनर के हाथ में मैं कितना टैक्सेबल करूं, 12%, वही पार्टनरशिप फर्म के हाथ में 3% क्या कर देंगे, नॉट टैक्सेबल। क्लियर है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जितना पार्टनरशिप फर्म को मैंने डिडक्शन अलाउ किया उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल, और जितना डिसअलाउड किया वो पार्टनर के हाथ में नॉट टैक्सेबल, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही हाथ में टैक्सेबल होगा। क्लियर है। पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट और 12% पर एनम, विच एवर इज लेस, सब्जेक्ट टू ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन। किस में आ रहा हूँ, सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन। अब यदि मैं सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन की बात करूँ तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सुनिए। सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन यदि आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया, सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन क्यों दिया जाता है? सर कंसेप्ट सिंपल है, क्योंकि पार्टनर ने वर्क किया, पार्टनर ने सर्विस प्रोवाइड की, इसलिए हम उसको सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन दे रहे हैं बाय वॉट एवर नेम कॉल। इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर को छोड़ के बाकी जो कुछ भी पार्टनर को देंगे वो यहीं पर कवर होगा। क्लियर है। अब चाहे आप उसे सैलरी बोलो, आप बोनस बोलो, कमीशन बोल दो, रेमुनरेशन बोलो, उससे हमें मतलब ही नहीं है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब नॉन वर्किंग पार्टनर को यदि आपने रेमुनरेशन दिया तो ये जस्टिफाइबल है ही नहीं। नॉन वर्किंग मतलब वो तो स्लीपिंग है, स्लीपिंग है मतलब उसने तो कुछ काम किया ही नहीं, और जब काम किया ही नहीं तो किस बात का आप सैलरी दे रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट अवे पार्टनरशिप फर्म के हाथ में मुझे क्या करना है, इसे डिसअलाउ, मतलब नेट प्रॉफिट में मैं क्या कर दूंगा, एड बैक। नॉन वर्किंग पार्टनर के केस में जितनी भी सैलरी है, इंटरेस्ट अलाउड होगा क्योंकि वो तो कैपिटल दिया इसलिए इंटरेस्ट दे रहा है, बट नॉन वर्किंग पार्टनर को यदि आप सैलरी बोनस रेमुनरेशन कमीशन देते हो तो स्ट्रेट अवे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और क्यों डिसअलाउड होगा, रीजन इज वेरी सिंपल, बोलो, बंदे ने काम ही नहीं किया, जस्टिफाइबल ही नहीं है, अनरीजनेबल है, इसलिए एड बैक। क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म के हाथ में हमने एड बैक कर दिया, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो चुका, तो पार्टनर के हाथ में अब टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो नॉट टैक्सेबल। नॉन वर्किंग पार्टनर सिंपल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बातें समझने लायक है वो किसकी होती है, वर्किंग पार्टनर की। अब इन केस ऑफ वर्किंग पार्टनर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। वर्किंग पार्टनर के केस में क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस बात का कैलकुलेशन, की मैक्सिमम सैलरी कितनी अलाउएबल है, और गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन किसके साथ लिंक करके रखा है, बुक प्रॉफिट के साथ। किसके साथ लिंक किया है, बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, मैक्सिमम अलाउएबल डिडक्शन। बात ध्यान रहे कि जितना डिडक्शन हम पार्टनरशिप फर्म को अलाउ करेंगे उतना ही पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना पार्टनरशिप फर्म को मैं डिसअलाउड करूंगा उतना ही पार्टनर के हाथ में क्या रहेगा, नॉट टैक्सेबल। अब कितना अलाउ होगा, तो यदि आपका बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख है, बुक प्रॉफिट कितना बेटा, अप टू ₹3 लाख, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर अलाउड एज डिडक्शन। अब मुझे बताइए आपका प्रॉफिट जो है वो 2 लाख का है, हाउ मच मैक्सिमम अलाउडेबल डिडक्शन, परमिसेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B, 2 लाख का 90%, 1,80,000 और 150 विच एवर इज हायर 180, तो 180 इज अलाउड एज डिडक्शन, बराबर है।
मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन कितना 180। क्वेश्चन नंबर 2, 1.5 लाख आपका बुक प्रॉफिट 1.5 लाख है, बताओ क्या होगा। 1.5 लाख अलाउड एज डिडक्शन, वाई 1.5 लाख और 90% ऑफ 1.5 लाख। अच्छा आपका बुक प्रॉफिट नील है, हाउ मच अलाउड एज डिडक्शन 1.5 लाख, स्टिल 1.5 लाख। ये ध्यान रखना, निगेटिव मेरा बुक प्रॉफिट, लॉस आ रहा है, क्या करोगे, अगेन 1.5 लाख। अप टू ₹3 लाख बोला है ना, तो उसमें माइनस वाले फिगर भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, और अप टू ₹3 लाख। तो जब भी बुक प्रॉफिट रहेगा अप टू ₹3 लाख तो 1.5 लाख तो बेयर मिनिमम है। हाँ, यदि आपका 1.5 लाख से ज़्यादा बुक प्रॉफिट 170 81 से ज़्यादा जाता है तो फिर 90% वाला क्राइटेरिया एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। बट इफ़ योर बुक प्रॉफिट इज मोर देन ₹3 लाख, 3 लाख से भी ज़्यादा है, क्या करोगे सर, पहले 3 लाख के ऊपर तो 90% मतलब 2,70,000 प्लस 60% ऑफ बुक प्रॉफिट माइनस 3 लाख, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट माइनस 3 लाख। इज इट क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे ना बेटा, वो भी सिखाऊंगा, थोड़ा सा तो ठंड रखो। अब देखो यहां पर दो बातें, सबसे पहले तो एक तो हो गया इंटरेस्ट। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना और मुझे आंसर देना है, एवरीवन सबको आंसर देना है, ठीक है। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास पार्टनरशिप फॉर्म है और मेरे पास पार्टनर है। सबसे पहले मैं यदि इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट में चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, दोनों ही के केसेस में इफ ऑथोराइज्ड बाय डीड, पार्टनरशिप डीड, मैक्सिमम 12% पर एनम अलाउड एज डिडक्शन। और जितना मैंने पार्टनरशिप फर्म को अलाउ किया उतना ही पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसका मतलब जितना इनके हाथ में डिसअलाउड होगा उतना पार्टनरशिप फर्म के हाथ में क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। अब वो पार्टनर चाहे स्लीपिंग हो या वर्किंग हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये इंटरेस्ट का क्राइटेरिया एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब दूसरा आता है रेमुनरेशन का क्राइटेरिया, ठीक है। अब रेमुनरेशन में क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर, सॉरी हाँ, रेमुनरेशन के केस में क्या करना बेटा, सुनो, रेमुनरेशन या तो आपने वर्किंग पार्टनर को दिया होगा या नॉन वर्किंग, तो नॉन वर्किंग पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के हाथ में क्या होगा, इंटायर रेमुनरेशन गोइंग टू बी एड बैक, ये मतलब क्या, एड बैक टू नेट प्रॉफिट, डिसअलाउड कर दिया, ठीक है। पार्टनर के हाथ में क्या होगा, नॉट टैक्सेबल, वह ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आपने क्या कर दिया, टैक्सेबल। ये नॉन वर्किंग पार्टनर खत्म हो गया। अब बात आती है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर के हाथ में क्या होगा, तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आप क्या करना, पहले एड बैक कर देना, इंटायर रेमुनरेशन एड बैक टू नेट प्रॉफिट, मतलब डिसअलाउड कर देना। अब डिसअलाउड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट। मैं वेट करो, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है वो बताऊंगा। बुक प्रॉफिट इज जस्ट लाइक अ पीजीबीपी बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट टूवर्ड्स द रेमुनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर के रेमुनरेशन के एडजस्टमेंट को छोड़ के, और ऑफ कोर्स अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाली बात हम करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। वर्किंग पार्टनर के रेमुनरेशन के एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट कर दिए तो बुक प्रॉफिट आ गया। बुक प्रॉफिट के बेसिस पे जो हमारा परमिसिबल डिडक्शन रहेगा वो परमिसिबल डिडक्शन देना। तो अब आपका क्या आ जाएगा, पीजीबीपी टू द पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसी में पार्टनर की यदि मैं बात करूंगा तो पार्टनर जितना यहाँ पे मैंने डिसअलाउड किया है उतना ही पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सॉरी, जितना हमने परमिसिबल डिडक्शन दिया, जितना हमने अलाउ किया है उतना ही पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 क्या है बोलो, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। क्या करोगे सबसे पहले, बोलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट। सर ये बुक प्रॉफिट आखिर होता क्या है, तो बुक प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था, बुक प्रॉफिट इज नथिंग बट द पीजीबीपी बिफोर allowing deduction towards the remuneration to the working partner। वापस से रिपीट करूंगा, बुक प्रॉफिट इज नथिंग बट आप जैसे पीजीबीपी कैलकुलेट करते हो ना, पूरा का पूरा पीजीबीपी कैलकुलेट कर लो, सिर्फ उसमें रेमुनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर जो दिया है उसका एडजस्टमेंट मत करना।
मतलब उसका डिडक्शन मत देना बट एड बैक कर देना, तो अब जो आपके पास है वो बुक प्रॉफिट। हाउएवर व्हाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट यू नीड टू रिमेंबर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या? Following adjustments should be made to the net profit under head PGBP to arrive book profit. Only income PGP is to be taken after including all the incomes and deducting all the eligible expenses. ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 12%, उसका भी एडजस्टमेंट कर देना, ये भी हमारे काम का नहीं है। तीसरा, सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर आर नॉट टू बी डिडक्टेड, ये भी बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई, जिसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर डी और ई क्या है? पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज वेल एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर आर अलाउड टू बी डिडक्टेड while calculating a book profit because such expenses is covered under section 30 to 38. However, जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस रहेगा और जो चैप्टर 6 के डिडक्शन रहेंगे डेट वन इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस व्हाइल मेकिंग अ कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा डाउट जो होता है ना वो यही होता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करना है वाइल कैलकुलेटिंग अ बुक प्रॉफिट, मगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को आपको डिडक्ट नहीं करना, चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं करना। वाई? बिकॉज बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है वो क्या बोलते हैं कि बुक प्रॉफिट वो पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट जो कि आफ्टर अलाउइंग 30 to 38 के एक्सपेंडिचर। अब डेप्रिसिएशन जो वो कहाँ कवर होता है 30 to 38 में, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो 70 वाले प्रोविजन है। क्लियर है? बस इतना आपने ध्यान रखा ना तो फिर तो आपका बुक प्रॉफिट 100% करेक्ट रहेगा। अब जब आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि नाउ कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन। क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख है तो 60% ऑफ द बुक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और यदि मोर देन 3 लाख है तो 90% ऑफ 3 लाख दैट इज 2,70,000 प्लस बैलेंस का 60%, प्लस बैलेंस का 60%। इज इट क्लियर? एक बार आपका मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन आ गया तो अब मैं कहां पर आ जाऊंगा? स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है हमारा? स्टेप नंबर 3 बोलता है कैलकुलेट डिडक्शन। अब क्या करूंगा मैं? 40B का डिडक्शन क्लेम करूंगा टू द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को सेक्शन 40B में कितना डिडक्शन मिलेगा? कितना मिलेगा? तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन और मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन विच एवर इज लेस अलाउड एज डिडक्शन। एक बार ये मैक्सिमम परमिसेबल एक बार आपका पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल डिडक्शन आ गया टूवर्ड द सैलरी बोनस रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, तो आपको क्या करना है? जो भी आपका बुक प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किए हैं उस बुक प्रॉफिट में रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B जो कैलकुलेट किया स्टेप 3 में माइनस कर देना, तो आपका पीजीबीपी आ जाएगा। अब ये जो पीजीबीपी आया, इस पीजीबीपी में आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो यदि आपके पास अवेलेबल है तो। क्लियर है? अब आपका क्या डाउट है बेटा, पूछो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या? अच्छा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है? ओके, इधर देखो प्लीज। क्वेश्चन ये है बेटे कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है। ये आपका P&L है। P&L में सपोज बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, आपका जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो ध्यान दो, नेट प्रॉफिट सपोज 2 लाख का रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो सपोज 3,20,000 है। कितना बेटा? 3,20,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन के प्रोविजन क्या बोलते हैं? यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन टू द P&L सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, और कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम। अब आपका एडिक्वेट इनकम कितना है? 2 लाख। तो मैक्सिमम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज कर सकते हो? तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा ना, नील हो जाएगा। अब करंट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन था कितना? आउट ऑफ 3 लाख आपने ऑलरेडी कितना क्लेम चार्ज कर दिया P&L में? 2 लाख एब्जॉर्ब हो गया क्योंकि इनकम 2 लाख थी। बचा कितना अनएब्जॉर्ब रहा? यही 1,20,000 क्या है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। समझ में आया? अच्छा, ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसको मैं किसके साथ सेट ऑफ कर सकता हूं? किसी के साथ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट
यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सैलरी एंड कैजुअल इनकम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? इनफाइनाइट। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी इंटर हेड अलाउड है? हाँ अलाउड है, एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल, बिकॉज ये 32 से गवर्न हो रहा है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? आपका काम है, मैंने आपको ना इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड दो रादर 3 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया, पार्टनर का इनकम कैलकुलेट करना सिखाया, पार्टनरशिप फॉर्म। वो क्वेश्चन आज आप कर लेना, आपको बहुत स्मूथली ये पर्टिकुलर कंसेप्ट चले जाएगा, सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40B की बातें हमने कंप्लीट की। ये क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यही क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे, ये सिमिलर क्वेश्चन आपको कर लेना है तो कहानी खत्म हो जाता। अब हम आ रहे हैं 44AB के कंसेप्ट में, दैट इज अ कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको खुद से रीड करना है, फिर भी यदि आप बोलोगे तो कल मैं से आपको ये जो प्रिजम्पटिव स्कीम और हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट बचे हुए हैं ये प्लस क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो लास्ट, अब हमारा पीजीपीपी का कल लास्ट डे है, कल पहले 15 मिनट में ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पढ़ा दूंगा, एंड आफ्टर दैट विल कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पार्ट जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ वैसे ही पीजीपीपी कंप्लीट हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट जो 10-15 मिनट का बचा है वो। ठीक है, इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट अंडर पीजीपीपी हेड तो आज आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आज का मैं आपको टाइम अलॉट कर रहा हूँ, आराम से व्हाट्सअप कर दो ताकि कल के लेक्चर में मैं उसे इंकॉर्पोरेट कर लूँ, जो कंसेप्ट भी आपको समझना होगा वो। ठीक है, कल और डे आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो का हमारा शेड्यूल क्या रहेगा? 10-15 मिनट पहले 10-15 मिनट में ये पूरा बचा हुआ रिवाइज करेंगे और उसके बाद सिर्फ पीजीपीपी के क्वेश्चन करेंगे एग्जाम वाले। ठीक है, ओके, उसके बाद कैपिटल गेन। चलो, थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।